मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम आपको नॉइज़ पॉल्यूशन की क्लास देने जा रहे हैं। इसमें से जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा परिवहन का स्रोत शोर उत्पन्न करता है? तो बी कार। शोर का एक उत्पन्न प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये सड़क यातायात। तो आप सीधे-सीधे समझ लो, जहाँ से शोर उत्पन्न होता है वही तो शोर प्रदूषण होगा। घरेलू शोर का सामान्य स्रोत क्या है? तो ये वॉशिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन-सा उद्योग शोर का स्रोत नहीं है? तो ये है डी आईटी कंपनी। कौन सी गतिविधि आमतौर पर रात के समय शोर का कारण बनती है? तो संगीत समारोह है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत आवासीय क्षेत्रों में शोर उत्पन्न कर सकता है? तो सी निर्माण स्थल पर शोर। कौन सा उपकरण खेतों में शोर उत्पन्न करता है? तो ए ट्रैक्टर। शोर का प्रमुख स्रोत क्या है? कोई शहर में जब चलता हो। तो सी यातायात। निम्नलिखित में से कौन सा शोर का स्रोत नहीं है? तो ये है आपकी साइकिल। शोर की यूनिट यानी शोर का मापन किसमें किया जाता है? तो ये डेसिबल में। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति मापन किसमें किया जाता है? तो हर्ट्ज में किया जाता है ध्वनि तरंगों का। कौन सी ध्वनि सामान्य संगीत माना जाता है? तो बी संगठित एवं सामंजस्यपूर्ण ध्वनि। ध्वनि प्रदूषण का एक उदाहरण क्या है? तो इसका है सी कारों की हॉर्न। किस स्थिति में ध्वनि शोर में बदल जाती है? तो सी जब ध्वनि अव्यवस्थित हो और तेज हो। कौन सी ध्वनि समानता शोर नहीं मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कॉन्फ्रेंस और भाषण। कौन सी इकाई ध्वनि की तीव्रता को मापने में प्रयोग होती है? तो बार डेसिबल आता है उसका आंसर। ध्वनि तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? तो बी कंपन से। ध्वनि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उच्च रक्तचाप हो जाती है, नींद में बाधा आती है और बहरे हो जाते हैं, सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। किस डेसिबल स्तर पर शोर कान के पर्दे को क्षति पहुंचा सकता है? तो ये 120। शोर प्रदूषण से बच्चों में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो इसमें हो जाती है सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है। वयस्कों में शोर प्रदूषण का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है? याददाश्त में भी कमी हो जाती है। शोर प्रदूषण सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? बी नवजात शिशु। शोर के उच्च स्तर के संपर्क में आने से किस प्रकार का नींद संबंधी विकार हो जाता है? इसमें हो जाता है स्लीप एपेनिया, मतलब नींद कम आती है। शोर प्रदूषण का मुकाबला करने का एक तरीका क्या हो सकता है? तो सी पेड़ लगाना। शोर प्रदूषण के संपर्क में आने से किस प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकती है? तो दिल की धड़कन में वृद्धि हो जाती है। रेडियोधर्मी प्रदूषकों के प्राथमिक स्रोत कौन से हैं? तो डी सभी हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन क्या होता है? तो ये होता है रेडियोधर्मी क्षय की दर। रेडियोधर्मी प्रदूषक को कम करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, विकिरण संरक्षण कवच सभी का उपयोग करते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों में पर्यावरण में प्रवेश मुख्य रूप से कैसे होता है? तो नदियों के माध्यम से, वायुमंडल के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, सभी के माध्यम से हो जाता है प्रवेश। रेडियोधर्मी कचरे को सुरक्षित रूप से कैसे संग्रहित किया जाता है? एक कांच के कंटेनर में, स्टील ड्रम में, शीशे के बक्सों में, सभी में। रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो सभी में किया जाता है, कई क्षेत्रों में, ऊर्जा उत्पादन में, चिकित्सा क्षेत्र में और सभी में। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो ये जैविक उत्परिवर्तन हो जाते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण से। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? परमाणु दुर्घटनाएं, औद्योगिक अपशिष्ट, चिकित्सा कचरा, ये सभी इसका कारण है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो यूक्रेन। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रबंधन कैसे किया जाता है? सुरक्षित निपटान के लिए नियमित निगरानी रखें, जागरूकता फैलाएं और सभी इसका सही। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा प्रदूषण को बढ़ावा देता है? तो अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से मृदा प्रदूषण फैलता है, जैसे आप खाद वगैरह डालते हैं, रासायनिक खाद। मृदा प्रदूषण का एक उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारक है? तो इसका है प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि मृदा प्रदूषण को बढ़ावा देती है? तो इसका है अवैध खनन। मृदा प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? प्लास्टिक का निपटान खेतों में। मृदा प्रदूषण से बचने के लिए क्या आवश्यक है? तो जैविक खाद का उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा प्रदूषण को रोकने में सहायक है? हरी खाद का प्रयोग।
निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का कारण नहीं है? तो यह पौधों की जड़ें। मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है सी अकार्बनिक अपशिष्ट। मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करने की गतिविधि क्या है? तो ये प्लास्टिक का पुनः चक्रण। मिट्टी का कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से प्रदूषित होता है? वो है डी आर्सेनिक। ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से आर्सेनिक निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक उर्वरक उद्योग से निकलता है? तो ये नाइट्रेट। मिट्टी में किस उद्योग द्वारा सबसे अधिक कैडमियम उत्सर्जित होता है? खनन के द्वारा। कौन सा प्रदूषक पेट्रोकेमिकल उद्योग से मिट्टी में प्रवेश करता है? तो बेंजीन। कौन सा तत्व रंग और रंजक उद्योग से मिट्टी में प्रदूषण करता है? तो यह है इसका सी क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मिट्टी में पारा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो यह डी बैटरी निर्माण। किस प्रदूषण का उच्च स्तर औद्योगिक गतिविधियों के कारण मिट्टी में पाया जाता है? तो सी शीशा। मिट्टी में औद्योगिक प्रदूषण का कारण किसका संचयन होता है? तो बी भारी धातु। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक रासायनिक उद्योग से मिट्टी में प्रवेश करता है? तो यह है आपका फॉस्फेट। मिट्टी में आर्सेनिक प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बी खनन। कौन सा तत्व धातु परिष्करण उद्योग से मिट्टी में प्रदूषण करता है? तो डी निकेल। मिट्टी प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार कौन सा कदम उठा रही है? तो बी अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों को सख्त बनाना। शहरी कचरे के निपटान के लिए सबसे अधिक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित तरीका कौन सा है? तो बी रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग। शहरी क्षेत्रों में मिट्टी प्रदूषण से किस प्रकार की फसलें सबसे अधिक प्रभावित होती हैं? तो फसलें सब्जियां और फल सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण कृषि गतिविधियों में कौन सा है? तो बी उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। कृषि में कौन सा रसायन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है? तो ये है नाइट्रेट। किस प्रकार का कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक उपयोग मृदा प्रदूषण को बढ़ाता है? तो बी रासायनिक कीटनाशक। मृदा प्रदूषण के कारण कौन सा तत्व मृदा में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सीसा। मृदा प्रदूषण के कौन से परिणाम स्वरूप मृदा की उर्वरता घटती है? तो मृदा में अम्लता आ जाती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव किस पर सबसे अधिक होता है? तो सी मिट्टी की उर्वरता पर। रेडियोधर्मी सामग्री के आधे जीवन को क्या कहते हैं, यानी हाफ लाइफ को क्या कहते हैं? तो इसका विघटन समय। रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक उपाय क्या है? परमाणु कचरे को सुरक्षित एवं निपटान करना। रेडियोधर्मी प्रदूषण का पर्यावरण पर सबसे गंभीर प्रभाव क्या होता है? तो ये बायोडायवर्सिटी में कमी। रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित मिट्टी को पुनर्स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? तो ए फाइटोरेमेडिएशन। पृथ्वी में मिट्टी प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो ये सभी, इसका उत्तर सही है। मिट्टी प्रदूषण किसको प्रभावित करते हैं? तो सी मानव, जानवर, वनस्पतियां सभी को प्रभावित। प्रदूषित मिट्टी का उपयोग पुनर्स्थापना कैसे किया जाता है? तो ए बायो रिमेडिएशन। मिट्टी प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो रासायनिक खाद। मिट्टी प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सी प्रणाली अधिक उपयोगी है? स्वच्छता अभियान। किस उपाय से भूमि प्रदूषण को रोका जा सकता है? तो ये भूतल का निर्माण करने। जलवायु परिवर्तन से संबंधित मिट्टी प्रदूषण को किस तरह से कम किया जा सकता है? तो ये पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करके। गंदा जल संवर्धन के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो प्रबंधन और नियंत्रण। इसका मैनेजमेंट करना चाहिए गंदे जल को स्वच्छ बनाने के लिए। मिट्टी प्रदूषण का प्रबंधन किस तरह बेहतर हो सकता है? तो प्रबंधन एवं संरक्षण। मिट्टी प्रदूषण से संबंधित उपयुक्त संरक्षण कौन सा है? तो ए प्राथमिक संरक्षण।